नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेज चल रही थी उनमें हम लोगों ने 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए नवीन भारतीय राजवंशों के विषय में डिटेल से पढ़ा था, जिनमें बंगाल और उसके बाद फिर फर्रुखाबाद, रुहेलखंड, कर्नाटक, हैदराबाद, इन सभी राज्यों के विषय में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है भारत के उत्तर भारत में अवध, जो कि एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्षेत्रीय राजवंश है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से नवाब हुए हैं, अंग्रेज़ों के प्रति इनकी क्या नीतियाँ रही हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अवध का उदय 1722 और विलय 1856 में अंग्रेज़ों के द्वारा होता है। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर जन्मे एक शक्तिशाली राजवंश की कहानी है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भेंट चढ़ गया था। तो ठीक जैसा कि आपको पता होगा कि जब भारत में सल्तनत काल मुगल सल्तनत जो है अपने विखंडन के दौर में थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कई राजवंश ऐसे थे जो मुगल सत्ता से विरोध या विद्रोह करके अपने अलग अलग राजवंशों की स्थापना कर रहे थे, नए नए राज्यों की स्थापना कर रहे थे, क्योंकि पूरे साम्राज्य में भारी अराजकता और विद्रोह की भावना जो इनके सामंत थे या सूबेदार थे उनमें दिख रही थी। इसी उथल पुथल के बीच में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक जो आम सूबेदार था, ठीक, एक सूबेदार था सआदत अली खां, उसने मुगल सत्ता से विद्रोह करके एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसका नाम अवध था। तो अगर सामरिक दृष्टि की बात करेंगे, भौगोलिक दृष्टि की बात करेंगे अवध की, कि कहाँ पर यह स्थित है, उस समय कहाँ पे था, वर्तमान समय में कहाँ है, तो वर्तमान समय का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, प्राचीन काल में इसको कौशल कहा जाता था, ठीक, प्राचीन काल में कौशल कहा जाता था। इसकी जो सीमा है पश्चिम में कन्नौज से शुरू होकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक स्थित थी, ठीक। अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक बफर स्टेट की भूमिका में यह रहता था। बफर स्टेट क्या होता है कि अंग्रेज बंगाल में शासन कर रहे थे और मराठा जो हैं दक्षिण भारत से आकर के उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे। तो इसी के बीच में जो अवध है वह दोनों के मध्य में स्थित था। तो अंग्रेजों ने इस अवध का प्रयोग एक बफर स्टेट के रूप में अपनी नीतियों में किया था। राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी राजधानी फैजाबाद थी। फिर नवाब होते हैं आसफ उद्दौला, इन्होंने अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटा करके लखनऊ अपनी राजधानी को बनाया, ठीक। तो यहाँ के जो शासक थे वह ईरान के शिया वंश से संबंधित थे, ठीक। ईरान के जो शिया वंशज हैं उनसे संबंधित थे। अवध, बंगाल और हैदराबाद मुगल सूबे द्वारा स्थापित उत्तराधिकारी राज्य थे, ठीक। यह भी ध्यान में रखना है कि एक तो दो प्रकार के राज्य स्थापित हुए थे। एक तो मुगल सत्ता से विद्रोह करके, यानी मुगल जो उनके संस्थापक रहे हैं वह मुगलों के सूबेदार रहे हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से मुगल शासकों से जुड़े हुए हैं, मुगल वंश से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे प्रकार के राज्य थे जो मुगलों के विरोध में, जैसे आप देख सकते हो मराठों को देख सकते हो, उसके साथ साथ राजपूतों के कई राजाओं को देख सकते हो आप। उन्हीं में जब जाट राज्य की बात होगी, चूड़ामन की बात होगी, तो ये सब राज्य हैं दूसरे प्रकार से आते हैं, जबकि अवध, बंगाल और हैदराबाद यह उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं। अब अवध की बात हम अगर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है या सूबेदार है जो इनकी स्थापना करता है, तो संस्थापक का नाम है सआदत खां। इनको एक उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क, ठीक। इनका समय काल है 1722 से 1739 के बीच में, ठीक। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके विषय में आपको पता ही होगा, एक कमज़ोर उत्तराधिकारी साबित होता है मुगल वंश में। इसी के समय 1722 में सआदत खान ने स्वतंत्र अवध की नींव रखी थी। स्थानीय सरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत यही मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा ही इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो प्रश्न आ सकता है कि सआदत अली खान को बुरहान उल मुल्क के उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने।
राजस्व सुधार की अगर बात करते हैं, 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। तो यूपीपीसीएस के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था 1723 ईस्वी में। इसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। इन्हीं के समय नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, जब नादिर शाह ने भारत में दिल्ली से पहले यानी पंजाब के साइड में आक्रमण किया था। तो इन्होंने ही, शहादत अली खान ने ही कहा था नादिर शाह से कि अगर तुम दिल्ली पे आक्रमण करोगे तो 20 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। ठीक, तो बाद में जब यह रकम नहीं मिल पाती है तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक, तो दिल्ली पर आक्रमण है तो नादिर शाह को उकसाया, 20 करोड़ रकम का वादा किया था परंतु नहीं मिला, तो डर की वजह से और फिर उन्होंने विष खाकर आत्महत्या अपनी कर ली। ठीक, आगे देखते हैं। इनके बाद होते हैं नवाब सफदर जंग, जो कि नवाब वजीर यानी मुगल शासक के वजीर भी बनते हैं यह, इसीलिए इनको नवाब वजीर भी कहा जाता है। 1739 से 1754 इनका समय काल रहा है। सादत खां का ये सादत अली जो खां पहले संस्थापक थे, उनके भतीजा और दामाद थे। नवाब वजीर की शुरुआत यानी 1748 में मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। यहीं से अवध के नवाब वजीर कहलाने लगे। ठीक, तो मुगल बादशाह जो हैं अहमद शाह ने इनको अपना वजीर बना दिया और यह पहले से ही नवाब के पद पर रहते थे, तो नवाब वजीर यह लोग कहलाने लगे। ठीक, प्रशासन की बात करेंगे। इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार माना जाता है कि इन्होंने योग्यता अनुसार पदों का वितरण किया। जैसे कि सर्वोच्च पद पर इन्होंने महाराजा नवाब राय को नियुक्त किया था। इन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और इनके समय ही सांस्कृतिक जो इनका योगदान माना जाता है, अवध का जो क्षेत्र है यहाँ पर लखनवी तहजीब का विकास इन्हीं के समय शुरू हुआ। ठीक, लखनवी या फिर तहजीब या फिर गंगा जमुना क्या कहते हैं, तहजीब भी कहलाता है। तो सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से इनका समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली में स्थित शुजाउद्दौला द्वारा इनका एक मकबरा बनवाया गया था। ठीक, शुजाउद्दौला द्वारा दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया गया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब टकराव और क्या कहते हैं संधि, यानी अब शुजाउद्दौला नवाब बनते हैं वहाँ के। इनके समय के कई संधियां और युद्ध जो हैं महत्वपूर्ण है, जिनमें आप बक्सर को देख सकते हो, फिर इलाहाबाद की संधि को भी देख सकते हो। इनका समय 1754 से 75 का है। ठीक, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 को। बंगाल वाले जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने बक्सर के युद्ध में डिटेल से पढ़ा था। मीर कासिम को इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिनमें तीनों लोग पराजित हुए थे। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, इन तीनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा और इसमें तीनों लोग पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, जो कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है अंग्रेज़ों की। जबकि दूसरी जो संधि होती है इलाहाबाद की यह दूसरी संधि है। ठीक, इलाहाबाद की यह दूसरी संधि है, 16 अगस्त 1765 को होती है। कारण क्या होता है? बक्सर में हार जाने के कारण। फिर क्लाइव के साथ यह संधि होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, पीसीएस में भी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि किसके साथ में हुई थी? तो क्लाइव के साथ में, शुजाउद्दौला के समय। ठीक, परिणाम क्या होता है? अवध पर ब्रिटिश प्रभाव की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कड़ा व इलाहाबाद का जिला जो है शाह आलम द्वितीय को दिया गया। अंग्रेजों ने इस संधि में प्रावधान लिया था कि कड़ा और इलाहाबाद का जिला जो अवध के नवाब के अधीन अभी तक था, उसको अंग्रेजों के माध्यम से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के क्षति के रूप में, यानी युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ा। अवध पर अंग्रेजों का संरक्षित बफर स्टेट बन गया। ठीक, अब यहीं से बफर स्टेट की शुरुआत होती है। अवध जो है अंग्रेजों का संरक्षित यानी बफर स्टेट बन गया।
आगे देखते हैं। बढ़ता ब्रिटिश शिकंजा, यानी इसके बाद शुजा-उद-दौला के बाद आसफ उद-दौला शासक बनते हैं। 1775 से 97 ईस्वी तक इनका समय काल रहता है। संस्कृति और आर्थिक भोज, ठीक। तो एक तो जब इनके समय की महत्वपूर्ण घटना, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने किसने राजधानी परिवर्तित किया था, तो इनके समय में फैजाबाद से लखनऊ राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, ठीक। अवध की राजधानी लखनऊ हो गई। इनके समय की फैजाबाद की संधि 1775 में होता है, ठीक। एक ध्यान में रखना, बनारस की भी संधि है जो पूछी जाती है, तो बनारस और फैजाबाद दोनों में अंतर है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1775 की फैजाबाद की संधि, बनारस का क्षेत्र अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दिया गया। अवध के खर्च पर एक अतिरिक्त ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया गया, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1784 में इनके द्वारा आसिफी इमामबाड़ा, या फिर जिसको बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, ठीक, एक छोटा इमामबाड़ा एक बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, तो इनके द्वारा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया, जो अपनी बिना स्तंभों वाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो यह इमामबाड़ा है, बीच में इसमें कहीं भी कोई भी स्तंभ यानी जो पिलर होता है वह नहीं है। इसी को आसिफी इमामबाड़ा या फिर बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। अवध की बेगमों का मामला इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कंपनी का बकाया चुकाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स के दबाव में अपनी विमाताओं यानी बेगमों से धन वसूला, यह ब्रिटिश हस्तक्षेप का एक कुख्यात उदाहरण था। यानी इन्हीं के समय, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव जो है, इन्हीं के समय क्लाइव के हस्तक्षेप के कारण ही इन्होंने अपनी जो पहले की जो बेगम थी, पहले की शासकों की जो पत्नियां थीं, उनसे ज़बरदस्ती धन निकलवाया, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, धन था कई रूप से, जैसे कि जेवरात के रूप में, ठीक। तो उनको निकलवाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप किया था, क्लाइव ने नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप किया था। इसी के लिए इनकी बहुत क्या कहते हैं आलोचना भी की जाती है। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर भी ध्यान में रखना है, सआदत अली खां दो हुए हैं। एक तो पहले संस्थापक थे सआदत अली खां, दूसरे शासक हैं सआदत अली खां द्वितीय, ठीक। इन्हीं के समय सहायक संधि की गई थी। यहीं पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है, प्रश्न में हम लोग फंसते हैं कि जो सहायक संधि किस शासक के साथ की गई थी, अवध के, ठीक। अवध पहला ऑप्शन जो देगा सआदत अली खां, और दूसरा फिर बाद में देगा सआदत अली खां द्वितीय। यहीं पे हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो सआदत अली खां जब आएगा तो प्रथम यानी पहला ही शासक है जिसने स्थापना की, तो तुरंत वह सहायक संधि तो कर नहीं पाएगा, ठीक। तो जो सहायक संधि है वह सआदत अली खां द्वितीय के समय हुई थी, वेलेजली की सहायक संधि, ठीक। अवध के इतिहास का सबसे विनाशकारी मोड़ जिसने उसकी संप्रभुता को समाप्त कर दिया। संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? पहला था कि नवाब अपनी सेना को भंग कर देगा और सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सहायता स्वीकार करेगा। सेना के खर्च के लिए अवध का आधा राज्य, जिसमें रुहेलखंड और गोरखपुर और दोआब का जो क्षेत्र था, कंपनी को सौंप दिया गया और लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हुई। यह संधि की शर्तें थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सोचिए, इस संधि के बाद क्या अवध वास्तव में एक स्वतंत्र राज्य रह गया था? यह संधि सुरक्षा के नाम पर संप्रभुता का समर्पण थी। तो यहाँ से यूपीएससी या यूपीपीसीएस में मेंस में जो प्रश्न भी बन सकता है या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्या सहायक संधि स्वीकार करने के बाद अवध जो है एक संप्रभु राज्य बना रह गया था, या फिर क्या कहते हैं वह उसने अपनी संप्रभुता का समर्पण कर दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, विलय और क्या है विरासत, ठीक। तो इनके बाद जो होता है अंतिम नवाब वाजिद अली शाह होते हैं। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं। वाजिद अली शाह के ऊपर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है हमें कि प्रश्न यहाँ से पूछता है कि अवध का जो विलय हुआ है किस नियम के तहत हुआ है।
तो अवध का विलय विलय माध्यम क्या कहते हैं जो सहायक संधि या फिर अन्य माध्यमों से नहीं हुआ है, बल्कि अवध का जो विलय हुआ है वह अवध पर कुशासन के आरोप के लिए हुआ है। ठीक, तो कुशासन का आरोप लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। कर्नल स्लीमैन को इन्होंने विलय करने के वहाँ पर कि विलय किया जाए या फिर न किया जाए, विभिन्न चीज़ों की जांच परख के लिए कर्नल स्लीमैन को यहाँ पर भेजा था। इन्होंने कहा था कि अवध का विलय जो है नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो कर्नल स्लीमैन जो हैं यह जब जाते हैं तो जांच पड़ताल के बाद कहते हैं कि अवध का विलय हम लोगों को नहीं करना चाहिए, यह ब्रिटिश राज के लिए घातक होगा। उसके बाद फिर जेम्स आउट्रम को भेजा जाता है। ठीक, जेम्स आउट्रम को भेजा जाता है। फिर इन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी रिपोर्ट में, जिसे आउट्रम रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का वर्णन इस रिपोर्ट में किया है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1856 में अवध का विलय कर दिया जाता है कुशासन, ठीक, मिस गवर्नेंस के आरोप के कारण। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। अवध का विलय आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर नेट जेआरएफ में यह कई बार प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। ठीक, तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया किसके रिपोर्ट के आधार पर? आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर और कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक, और किसी भी रीति से नहीं। और उसके बाद नवाब का निर्वासन कर दिया जाता है। वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके कलकत्ता भेज दिया जाता है। एक ट्रैप यहाँ पर भी है। प्रश्न कई बार हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जब क्या कहते हैं कारण और कथन वाले प्रश्न आते हैं, तो इसमें कलकत्ता जो है, कलकत्ता की जगह कानपुर देता है प्रश्न में कि नवाब वाजिद अली शाह को उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके क्या कहते हैं देश निकाला दे दिया जाता है या फिर राज्य से निकाल दिया जाता है और उन्हें कानपुर भेजा जाता है। तो यहीं पर ट्रैप है, इसको ध्यान में रखना है। कलकत्ता भेजा जाता है, न कि कानपुर में। और जो आखिरी मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, उनको कहाँ पे भेजा जाता है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब 1857 की क्रांति के बाद देश निकाला दिया जाता है, तो उन्हें कहाँ पर भेजा गया और उनकी मज़ार कहाँ पर है, या फिर उनका मकबरा, मज़ार नहीं, मकबरा कहाँ पर है, आप लोग बताइएगा। नवाब वाजिद अली शाह के समय में बहुत ही ज़्यादा जो अवध का क्षेत्र है वह सांस्कृतिक रूप से क्या कहते हैं बहुत ही आगे बढ़ चुका था। उन्हें केवल एक अयोग्य शासक के रूप में देखना अदूरदर्शिता है। जैसे कि अंग्रेज़ों का मानना था कि उन्होंने मिस गवर्नेंस किया था अपने राज्य में, यानी कुशासन किया था। तो एक प्रशासनिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं, हो सकता है, परंतु सभी जो हैं इतिहासकार नहीं मानते हैं। परंतु जब हम सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो इनके समय कथक नृत्य के महान संरक्षक और निपुण कलाकार थे। नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य के एक संरक्षणकर्ता भी थे, साथ ही साथ वे इसको कथक नृत्य भी करते थे। ठीक, महान कलाकार भी थे। ठुमरी संगीत विद्या के जनक माने जाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी जो संगीत विधा है उसका जनक माना जाता है। इन्होंने अख्तर पिया के नाम से कई रचनाएं लिखी हैं। ठीक, अख्तर पिया नाम से कई रचनाएं लिखी हैं। अब जो मैं कई बार आप लोगों को बताया, गलती कहाँ पर होती है? विलय का कारण कुशासन का आरोप था, न कि वाजिद अली शाह के व्यक्तिगत कलात्मक रुचियाँ। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विस्तार के लिए एक बहाना चाहिए था, तो इसको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो हैं वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और उस समय नवाब कौन थे? इनके पुत्र थे बिरजिस कादिर। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्रम से देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि किसके बाद कौन सा शासक हुआ, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर दिए गए हैं। सादत अली खान 1722 से 39 इनका समय है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। सफदरजंग 1739 से 54। नवाब वजीर के पद की शुरुआत, यानी मुगल बादशाह के द्वारा इनको वजीर नियुक्त किया गया था मुगल साम्राज्य का। शुजाउद्दौला 1754 से 75 के समय। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और इलाहाबाद की दूसरी जो संधि है 16 अगस्त 1765 की इनके समय हुई थी।
आसफ उद्दौला 1775 से 97 के बीच में, 1797 के बीच में इनका समय काल है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, फैजाबाद से अवध की राजधानी लखनऊ स्थानांतरित किया था। कब? इसको भी आप लोग बताइएगा। और इन्हीं के समय फैजाबाद की संधि भी हुई थी 1775 में। उसके बाद आते हैं सआदत अली खां द्वितीय। सआदत अली खां एक यहाँ पर थे, द्वितीय 1798 से 1814 के बीच में इनका समय काल है। और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है जो क्या कहते हैं सहायक संधि अवध के द्वारा स्वीकार किया गया था 1801 में। और आखिरी जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह 1847 से 56 के बीच में कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध का विलय 1856 में कर दिया गया। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। पहला जैसे है यहाँ पर तो उत्तर भी दिया गया है, अब अगली बार से हम लोग प्रयास करेंगे उत्तर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सफदरजंग, शुजाउद्दौला, सआदत खां, बुरहान उल मुल्क, वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन सी इसमें है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यानी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो अभी मैंने बताया था आसफ उद्दौला, इसमें उत्तर सही होगा। अवध के किस नवाब ने वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सआदत अली खां द्वितीय ने 1801 में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए प्रश्न इस बार प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, अब अगली बार जो होगा हम लोग उत्तर यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक, एक मिनट। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। 1856 में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? पहला है व्यवकत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। दूसरा है सहायक संधि का उल्लंघन। तीसरा नवाब पर ब्रिटिश विरोधी षड्यंत्र का आरोप। डी कुशासन का आरोप, आउट्रम की रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पहला कथन है, अगला प्रश्न हमारा, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद अवध अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट बन गया। कारण क्या है? आर, अंग्रेज अवध को मराठा के आक्रमण के विरुद्ध एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में उपयोग करना चाहते थे। ऑप्शन हमारे क्या हैं? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। इलाहाबाद की संधि सही है, 1765 में हुई। इसके बाद अवध अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट बन गया, यह सही है। क्यों बन गया था? क्योंकि अवध को मराठों के आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेज क्या करते हैं, एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में उपयोग करना चाह रहे थे। तो दोनों इसमें मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला, सफदरजंग, डी शुजाउद्दौला। तो अभी मैंने बताया था आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। नवाब वजीर की उपाधि अवध के शासकों के साथ कब जुड़ गई थी? तो मैंने बताया था सफदरजंग। ठीक, सफदरजंग को जब मुगल वजीर बनाया गया था, ठीक, तभी। बी, अवध के विलय के समय वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जिसकी रिपोर्ट आधार बनी थी? ठीक, तो इसमें हमारे ऑप्शन है कर्नल स्लीमैन, हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउट्रम, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर होगा जेम्स आउट्रम। ठीक, ठुमरी संगीत शैली का जनक किस नवाब को माना जाता है? तो अभी मैंने बताया था वाजिद अली शाह, आखिरी जो नवाब हैं अवध के, इनको माना जाता है। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? ठीक, तो मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। जो मीर कासिम कहाँ का? बंगाल का नवाब था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। सी उत्तर इसमें सही होगा। अब एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। प्रश्न क्या है? अवध का विलय केवल डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह 1765 से चली आ रही एक लंबी प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष था। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो यह आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें रिटर्न्स एग्जाम होते हैं उसमें यह प्रश्न आ सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक, और
उत्तर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसके उत्तर को भेज सकते हो। ठीक, तो अब उत्तर हेतु संकेत बिंदु भी यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। भूमिका में बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि से भूमिका की शुरुआत करना है। फिर बफर स्टेट की अवधारणा को बताना है कि बफर स्टेट क्या था, इसके अर्थ को बताना है। और क्रमिक फिर पतन कैसे होता है, फैजाबाद की संधि। फिर सहायक संधि, इसमें क्या होता है, सहायक संधि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अवध पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप लोगों को बताना है। फिर विलय के तत्कालिक कारण जैसे कि आउटकम की रिपोर्ट और वास्तविक अंग्रेजों की मंशा क्या थी, इसको भी फिर डिटेल में बताना है। और सिद्ध करना है कि विलय एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया का अंतिम चरण था। ठीक, तो यह प्रश्न लिखने का सही तरीका, प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका है। तो मैंने इसमें प्रश्न भी बहुविकल्पी टाइप के करवा दिए और एक प्रश्न भी आप लोगों के लिए दे दिया हूँ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवध का विलय केवल डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि 1765 से चली आ रही एक लंबी प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष था। ठीक, तो इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षण करना है, विश्लेषण करना है। तो इसको आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर, कोचिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर लिख सकते हो, भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप भेज सकते हो। ठीक, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आज की जो क्लास है कैसी लगी आप लोगों को। क्लास में जो प्रश्न तथ्य बताए गए और जो प्रश्न लास्ट में हल करवाए गए, वे कैसे प्रश्न आपको लगे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को या किसी भी माध्यम से हमारे पास ज़रूर भेजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।